थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी को किसने दिया था, ये थ्योरी का फीचर क्या है, इस थ्योरी का एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, इस सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़ने के पहले पहले मोटिवेशन क्या होता है, फिर इस ये सब जो जितने भी थ्योरीज हैं, आज हम लोग थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ रहे हैं। आगे और भी सारी थ्योरीज मैं पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, तो आप लोगों का सपोर्ट बरकरार रखना उस वीडियोस में भी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहला ही कॉन्सेप्ट है कि मोटिवेशन क्या होता है। ये टर्म हम लोग ने अपने डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ किया है कि इस कारण से मैं मोटिवेटेड हूँ, इस कारण से मैं डीमोटिवेटेड हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कि कभी संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देख लिया तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। और कभी कभार जब एग्ज़ाम का सिलेबस देख लेते हैं, इतना सारा पढ़ना है, तो हम लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, राइट। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि मोटिवेशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड वर्क डन। फिर आगे क्या लिखा है, इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स नीड्स, डिजायर्स, वांट्स और ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अपना कलम और किताब या फिर जो भी है नोटबुक लेके बैठे हैं। हालांकि मैं आप सभी को देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मतलब मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं या फिर आप ये स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग एटलीस्ट भगवान से डरें, ठीक है। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट भगवान को डर के भी आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला है ये मैं आगे बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि सपोज कि कोई भी एक काम को किसी से या फिर खुद से करवाना, जो लिखा है स्टिमुलेटिंग समवन। मैं यहाँ पे एक गूगल का डेफिनेशन ऐड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी बात यह है कि कोई भी इंसान को या फिर खुद को कोई भी काम करवाने को ही मोटिवेशन बोलते हैं। जैसे बचपन में क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा हम लोग को बोलते थे कि ये काम कर दो तो तुमको ये मिलेगा। सपोज तुम्हारे घर में बहन या फिर भाई होंगे, वो बोलेंगे कि तू ये काम कर दे तो तुझे मैं ये दूंगी। या फिर बचपन में और भी और एक एग्जांपल लेते हैं। बचपन में क्या अभी भी होता है कि सपोज इतने मार्क्स आएंगे तो तुमको ये मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, बाइक मिलेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये चीज़ को देख के जो रिवार्ड होते हैं वो देख के हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये पाने के लिए। फिर आसाम स्टेट में जैसे 12th में अगर 75% किसी का आता है तो स्कूटी मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं इसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। अभी और एक फन पार्ट पे आते हैं, जो कि है कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। अभी तुम लोग के मन में होगा कि सर पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है, कि सर नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। रुको मैं समझाता हूँ। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। कि सपोज मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप लोग पंकज की कक्षा में जितने भी वीडियोस हैं जो आते रहेंगे फ्यूचर में, वो सब पढ़िए। वो सब पढ़ने के बाद आप लोग लाइफ में एटलीस्ट एकेडमिक्स में अच्छा कर पाएंगे। जितने भी टॉपिक्स में दूंगा कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन तो ऑफकोर्स होगा ही। तो अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे, जैसे मुकेश अंबानी की तरह, रतन टाटा की तरह, एक्स वाई जेड कोई भी फील्ड में, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ऑफकोर्स पढ़ाई करेंगे कि नहीं? ऑफकोर्स हाँ होगा हम लोग का आंसर कि सर हाँ। कि अगर आपने बोला है कि सर हम लोग सक्सेसफुल बन जाएंगे, ऑफकोर्स काम करेंगे। ठीक उसी का ऑपोजिट होता है नेगेटिव मोटिवेशन। वो क्या होता है कि सपोज मैंने बोल दिया कि अगर तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मेरा वीडियोस नहीं देखोगे, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा कि किसी के घर में बर्तन मांजना पड़ेगा। कि नहीं सर, कि क्या करेंगे कि पापा हम लोग को ऑटो खरीद के दे देंगे, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि तुम्हारे घर वाले तुमको ऑटो खरीद के दे देंगे। या फिर सबसे हम लोग के इंडिया में जो होता है कि शादी करवा देंगे। अभी बात यह है कि वो सब देख के तुम लोग तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहोगे कि नहीं सर हम लोग को ये सब नहीं करना है। या फिर ये बोलोगे कि नहीं नहीं सर हम लोग को तो मन था, सर हम लोग को तो शादी ही करना था, नहीं सर मैं तो ये ग्रेजुएट ऑटो वाला बनना चाहता था, या फिर ग्रेजुएट काम वाली बाई बनना चाहता था या फिर चाहती थी, ठीक है, आजकल कुछ भी पॉसिबल है। तो ये तो दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने दिया, दोनों ही केस पे तुम लोग पढ़ाई ही करोगे, राइट। इसी कारण से बोला जाता है कि मोटिवेशन इज एन एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्ड वर्क डन। हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे टीचर्स, कोई भी इंसान होता है, हम लोग से काम करवाने के लिए यही चीज़ का अप्लाई करते हैं। कोई पॉजिटिवली करता है और कोई नेगेटिव अप्लाई करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को मोटिवेशन का कंसेप्ट एटलीस्ट अच्छे से याद हो गया होगा। इससे आसान भाषा में और कोई समझा नहीं पाएगा। लाइफ एग्जांपल मैंने देके समझाया है। और अगर आप लोग को मेरा क्लासेस अच्छा लग रहा है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर ऐसे एग्जांपल्स अच्छा लगता है, तो ऑफकोर्स कमेंट पे आपका सपोर्ट दिखाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या होता है, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ये मोटिवेशन का ऑर्गेनाइजेशन पे क्या मीनिंग होता है। देखो एक बार पढ़ लेना आप लोग कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
मोटिवेशन इम्प्लाइज एनकरेजिंग एंड टेलिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज, मतलब वही कि काम करो, अच्छे से काम करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, एक्स वाई जेड। हम लोग आगे और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया डेफिनेशन क्या था, ठीक है। और जो लोग नहीं समझ पाए हो कि अभी भी डाउट है कि सर मोटिवेशन क्या होता है, वीडियो को क्या करो, थोड़ा सा फिर से पीछे लेके जाओ, फिर एक दोबारा समझो, आई गेस तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होता है कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन, ये होता क्या है? पहला तो है, ये किसी एक इंसान ने दिया है, इनका फोटो मुझे इंटरनेट पे मिला है, मैंने ऐड कर दिया है। इनका नाम है डॉग्लास मैकग्रेगर, ठीक है। उन्होंने अपने ही बुक में द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इस थ्योरी का मेंशन किया था। अभी ये थ्योरी क्या था इसको समझते हैं, ठीक है। ये थ्योरी बोलता है कि दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है थ्योरी एक्स, एक होता है थ्योरी वाई। सर ये सब कैसे याद रखेंगे? अरे रुको मैं समझाता हूँ। क्या होता है ना कि थ्योरी एक्स को याद रखने के लिए डायरेक्टली अपने एक्स को याद कर लो, तो क्या करना है, उसको नेगेटिव रखना है। जैसे मैंने इमेज में दिया है कि थ्योरी एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ठीक उसका ऑपोजिट क्या होगा, थ्योरी वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे कि आप लोग, ठीक है। तो एक्स को, थ्योरी एक्स को अपने एक्स के साथ लिंक कर देना और थ्योरी वाई को अपने साथ लिंक कर देना, लेकिन हालांकि ऑपोजिट होता है, आगे जाके अभी समझेंगे, ठीक है। अभी देखो, इस आंसर को समझने के लिए आप सभी को कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा, जो है कि अभी इस टॉपिक को समझने के लिए जब आप लोग आंसर्स भी लिखोगे तो आप लोगों को एक टेबल बना लेना है, ठीक है। एक होगा, एक साइड लेफ्ट साइड में क्या होगा, थ्योरी एक्स एम्प्लॉय, एक होगा थ्योरी वाई एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने क्या बोला था, याद रखना है, ठीक है। क्या था कि थ्योरी एक्स, सो देखो मैंने क्या बोला था कि थ्योरी एक्स को कैसे याद रखना है, अपने एक्स के साथ, राइट। तो हम लोग जो भी टर्म्स लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव होगा, मत भूलना, ठीक है। और थ्योरी वाई में पॉजिटिव। अभी देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, थ्योरी एक्स पहले समझते हैं, ठीक है, आराम से जाएंगे। थ्योरी एक्स बोलता है द एवरेज एम्प्लॉय डिड नॉट लाइक वर्क एंड कंसिडर इट एज ए बर्डन। मतलब थ्योरी एक्स वाले लोग क्या होते हैं ना, हम लोग की तरह होते हैं कि क्या, कि हम लोग को काम वाम पसंद नहीं है, हम लोग को ये बर्डन लगता है। जैसे तुम लोग को मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई कर लो, ठीक है, कि तुम लोग क्या बोलते हो कि नहीं सर हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई वढ़ाई, तुम लोग को क्या लगता है, बर्डन लगता है, ठीक है। उसी का ठीक ऑपोजिट क्या होता है, थ्योरी वाई, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चीज याद रखना है, हम लोग को डिट्टो यही लाइन लिखना है एग्जाम के आंसर शीट पे कि थ्योरी एक्स एम्प्लॉय डिड नॉट लाइक वर्क एट ऑल, उनको एकदम काम पसंद नहीं है और उनको वर्क एक बर्डन की तरह लगता है, अपना स्ट्रेस की तरह लगता है कि काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग को कोई काम दे देता है तो तुम लोग को स्ट्रेस लगता है, राइट। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि दे मस्ट बी थ्रेटेंड विथ पनिशमेंट टू गेट द वर्क डन। मतलब तुम लोग को काम करवाने के लिए पनिशमेंट देना पड़ता है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे होता था ना बचपन में, हम लोग के टीचर्स करते थे कि अगर तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे तो कल स्टिक से मारेंगे तुमको, या फिर पनिशमेंट दे देंगे, नील डाउन करवा देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे ही होता था कि थ्योरी एक्स वाले लोगों को हमारे मैकग्रेगर ने क्या बोला है कि उनको पनिशमेंट देना पड़ता है, अगर पनिशमेंट देंगे तब जाके वो लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी रिलेट कर पा रहे हो कि एक्स मैंने क्यों बोला, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि दे ओनली वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मतलब ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, उनको बाकी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, डेड बॉडी की तरह रहते हैं और मंथ के बाद उनको पैसा चाहिए। चाहे मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया, ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने वाला है, लेकिन उनको क्या मतलब है कि नहीं सर, बॉस को बोलेंगे सर आप हमको पैसा दो, आप पैसा दो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने काम किया है, आप मुझे पैसा दो। मतलब जिंदा लाश की तरह आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए अपने जॉब से, क्योंकि उनको काम करना पसंद ही नहीं है, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 पे बोला, राइट। उसके बाद देखो क्या है कि दे रेजिस्ट चेंज एंड वांट टू वर्क विद ट्रेडिशनल मेथड्स। रेजिस्ट का मतलब ना करना। ये लोग कैसे होते हैं ना, ये थ्योरी एक्स वाले लोग, ये लोग को चेंज पसंद ही नहीं है, कि ये लोग नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। जैसे आज के ज़माने में हम लोग डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए डिजिटल ऐप्स आ गए हैं। जैसे अकाउंट सिस्टम के लिए कितने सारे ऐप्स आ गए, राइट। हम लोग अभी डिजिटली सब चीज़ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जैसे कि एक्सेल में, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग ये सब करते हैं। बट ये लोग इंसान है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो खाते में ही लिखेंगे, पेन कलम से लिखेंगे, उसको डिजिटली नहीं करेंगे। हम लोग को चेंज पसंद ही नहीं, क्योंकि ये लोग आलसी होते हैं ना, काम को पसंद नहीं करते, तो ये लोग को ये सब नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। वो लोग वही कीपैड वाले फ़ोन वाले इंसान है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड दे डोंट हैव क्रिएटिविटी। इनका कोई गोल ही नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। कभी कभार तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो आप हम लोग के बारे में बोल रहे हो कि सर हम लोग को तो कुछ एम ही नहीं है, कुछ पढ़ने का ही मन नहीं करता। मतलब ये लोग क्या होते हैं ना, इनका कोई एम इन लाइफ ही नहीं होता है,
क्योंकि ये लोग काम बस फ्रस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं या फिर पैसों के लिए कर रहे हैं। ये लोग को अपना से मतलब क्या बोलते हैं कि अपना क्रिएटिविटी देने का मन ही नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कभी कॉलेज में या फिर जहाँ से तुम लोग देख पा रहे हो मेरा वीडियो, कोई भी एक काम जो तुमको पसंद है, जब वो दिया जाता है तुम लोग कितने मन से करते हो, राइट, उनको कि अपना क्रिएटिविटी देते हो। चाहे वो आर्ट हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी काम हो जिसमें तुम लोग एक्सपर्ट हो, तुमको करना अच्छा लगता है, इसीलिए तुम लोग क्रिएटिविटी होते हो। तो थ्योरी एक्स वाले लोग एकदम क्रिएटिविटी पे ध्यान ही नहीं देते। ये लोगों का कोई एम इन लाइफ ही नहीं है। समझ गए? आई गेस, मैं आशा करता हूँ थ्योरी एक्स समझ गए होंगे। अगर अब तक समझ में आ रहा है और अब तक अगर वीडियो देख लिया आप सबने, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट पे आप कौन सा थ्योरी वाले लोग हो, थ्योरी एक्स हो या वाई, जो भी पढ़ने वाले हैं वो बता कर जाना, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि इसका ठीक ऑपोजिट होगा। तो देखो, थ्योरी एक्स में क्या था कि ये उनको काम पसंद नहीं था, दे डिड नॉट लाइक वर्क एट ऑल। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? देखो, द एवरेज एम्प्लॉई लाइक वर्क एंड कंसिडर्ड इट एज ए प्ले और रेस्ट। प्ले मतलब उनके लिए खेल लगता है काम, खेल मतलब उनको फन लगता है, कि उनको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, उनको लग रहा है कि आराम कर रहे हैं, ये तो हमको पसंद ही है। तो यही है मेजर डिफरेंस। सेकंड पे आते हैं, देखो कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि थ्योरी एक्स वाले लोग होते हैं ना, उनको हमेशा कोई एक ऊपर से गाइड करते रहना पड़ता है, कि कोई देख के रखना पड़ता है कि अरे तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमको गाइड करेंगे, तुम गलत कर रहे हो, मतलब हमेशा कोई ना कोई उनको देख के रखना पड़ता है, ठीक है। अगर गाइड नहीं देखेगा तो क्या होगा? ये लोग काम चोर तो है ही, तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? देखो, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल। इनको गाइड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। उनके उसके बाद देखो कि दे फोकस ऑन यूटिलाइजिंग द मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल। देखो, एक तो चीज़ है कि ये लोग को काम पसंद है, साथ ही साथ वो लोग कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, कि हम लोग कैसे अपने पोटेंशियल को अपने आप पे वर्क कर सकते हैं। मतलब कि अपने स्किल्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने ही नॉलेज को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं उसको कैसे ऊपर लेके जाए, ठीक है, उसके लिए वो लोग वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो, दे एक्सेप्ट चेंज एंड वेलकम न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे वो लोग ना बोलते थे ना, एक्स वाले लोग बोलते थे ना 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 ना, हम लोग को तो चेंज नहीं चाहिए, ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग चेंज लेंगे, हमको दो चेंज, कोई भी टेक्नोलॉजी आया दे दो, हम लोग तो करेंगे, हमको तो एडवांस चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, लास्ट पॉइंट है कि दे आर एम्बिशियस एंड दे पॉजेस क्रिएटिविटी। ऑफकोर्स इसका ऑपोजिट तो यही था ना हम लोग के थियोरी एक्स और वाई में, कि ये लोग क्रिएटिविटी नहीं थे, इन लोग का कोई एम्बिशन ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये एक्स वाले लोग से डिफर करता है वाई वाले लोग, ये लोग के पास एम्बिशन भी होता है और ये लोग काम को इतना इंजॉय करते हैं ना कि अपना क्रिएटिविटी से और अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। देखना तुम लोग कि तुम लोग को कोई भी काम जो जो पसंद है दिया जाता है, तुम लोग कितने ही क्रिएटिविटी से करते हो, क्योंकि उसमें मन लगा के करते हो, राइट। यही होता है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉय में डिफरेंस। आशा करता हूँ थ्योरी एक्स और वाई एम्प्लॉय का डिफरेंस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, इसी को टेबल बना के लिख देना है, छाप देना है, ठीक है। आशा करता हूँ मैंने जो बोला है वो आपके दिमाग में भी छप गया होगा, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट बाकी है, मैं बोल देता हूँ कि थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है ना, थ्योरी एक्स जो है स्पेसिफिकली वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच पे वर्क करता है। अभी आप सभी के मन में डाउट होगा कि सर कैरेट एंड स्टिक क्या होता है? हम लोग को तो पता है कि सर गाजर और लाठी। ऑफकोर्स गाजर और लाठी तो है, लेकिन बात यह है कि इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है इस टर्म का मोटिवेशन के क्षेत्र में। यहाँ पे क्या बोलते हैं ना कि अगर कोई एम्प्लॉई अच्छा काम करे तो उसको गाजर दो, मतलब रिवार्ड्स दो, इंसेंटिव्स दो, बोनस दो, या फिर कोई थाईलैंड का ट्रिप दे दो। अगर काम करेगा तो उसको क्या करेंगे कि उसका प्रमोशन करवा देंगे, ठीक है। ये एक रिवार्ड है ना, जो गधे को जैसे गाजर मिलने से वो लोग काम करता है, तो हम लोग को एम्प्लॉय को गधा तो नहीं बोला है ऑफकोर्स, बट स्टिल ये अप्रोच थ्योरी एक्स पे परफेक्टली फिट होता है। तो हम लोग कहाँ थे कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको गाजर मिलेगा, और अगर काम नहीं करता है तो पनिशमेंट मिलेगा। यही तो था ना हम लोग के थियोरी एक्स एंड वाई में, कि थियोरी एक्स में बोला था मैंने, देखो तुम लोग जाके देखना फिर से रिवाइंड करके, कि सेकंड पॉइंट पे कि दे मस्ट बी थ्रेटेंड विथ पनिशमेंट टू डू दी वर्क। अगर उनको पनिशमेंट नहीं देंगे तो ये लोग काम ही नहीं करेंगे, आलस वाले लोग हैं ना। यही होता है थियोरी एक्स वाला अप्रोच। आई गेस अब तो आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट छप गया होगा दिमाग में। और थियोरी वाई देखो, मैंने इमेज भी दिया है कि ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कि हमेशा अपने ही स्किल पे वर्क करते हैं और अपना एम्बिशन जो है या फिर बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करते रहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि क्रिटिकली एक्सप्लेन दी थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई ऑफ मोटिवेशन, तब तुम लोगों को पूरा डिटेल्स में ये क्रिटिसिज्म के साथ लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये मोटिवेशन थ्योरी, ये जरूरी इसीलिए है कि कल जाके अगर आप लोग कोई अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो या फिर फर्म खोलते हो, ठीक है, अपना एक कंपनी स्टार्टअप करते हो,
तो वहाँ पे भी ये थ्योरी एक्स वाले लोग होंगे और कुछ कुछ थ्योरी वाई वाले लोग होंगे। तो एक्स वाले के साथ क्या करना है पता है तुम लोग को? वो लोग तो नेगेटिव इंसान है, उनको कैरेट एंड स्टिक अप्रोच करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो गाजर देंगे और गलत काम करेंगे तो क्या देंगे? पनिशमेंट, ठीक है, जो है स्टिक, ठीक है। और वाई वाले तो अच्छे लोग हैं, ठीक है। अभी डिसाइड कर लो तुम लोग क्या हो, ठीक है, कमेंट में बता के जाना है। तो देखो यही लाइन है कि क्रिटिसिज्म में कि द टू थ्योरीज गिवन बाय मैकग्रेगर आर नेवर अलोन एप्लीकेबल इन ए स्ट्रिक्ट मैनर, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कोई ना कोई तो क्रिटिसाइज करता है ना, जैसे मैंने ये इमेज में भी दिया है, कुछ भी अच्छा काम करो जिंदगी में कोई ना कोई क्रिटिसाइज करेगा ही, ठीक है। तुम जितने भी सुंदर फूल क्यों ना हो जाओ, किसी को फूल से पक्का ना पक्का एलर्जी होगा ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नो मैन आइदर बिलोंग टू थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई कंप्लीटली, ए पर्सन हैज द ट्रेड्स मतलब क्वालिटीज ऑफ बोथ थ्योरीज इन डिफरेंट सिचुएशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि ये जो थ्योरी के हिसाब से तो दो ही टाइप ऑफ पीपल होते हैं कि आइदर वो एक्स होगा या फिर वाई, लेकिन एक इंसान दोनों तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है। कभी जैसे एग्जाम के समय, एग्जाम का एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम के समय तुम लोग थ्योरी वाई हो, कोई मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, मम्मी पापा आके नहीं बोलेंगे फिर भी पढ़ोगे। लेकिन कभी कभार जैसे अभी का टाइम है तुम लोग के लिए कि एग्ज़ाम 2-3 महीना बाद होने वाला है, तो तब क्या होगा कि तब तुम लोगों को लगेगा कि सर आराम से पढ़ते हैं, तो तुम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तब कोई आके तुम लोग को बोलेगा कि पढ़ो, तुम लोग के लिए सुपरवाइज़र कोई रहेगा, मतलब सुपरवाइज़र इन द सेंस तुमको मॉनिटर करने के लिए कोई लोग होगा। तो यही चीज़ है कि यही एक मेजर क्रिटिसिज्म है इस थियोरी का कि अगर एक इंसान दोनों तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो वह कैसे थ्योरी एक्स होगा या वाई होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो यही चीज़ एंड यही मेजर डिफरेंस है, या फिर बोल सकते हो कि मेजर एजम्पशंस भी बोल सकते हो, या फिर क्रिटिसिज्म, जो भी बोलना है, कि यही चीज़ सही नहीं है इस थ्योरी में। तो कभी कभार क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म के साथ भी आ सकता है, तो तुम लोग ये चीज़ याद रखना। हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्लोस जी के नीड हायरार्की थ्योरी को। अब्राहम मास्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी दिया है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में गिना जाता है। तो देखो इन्होंने जो थ्योरी दिया था, उन्होंने इसको क्या किया है, एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में इसको डिफाइन किया गया है। इस थ्योरी में आप लोग को 5 लेवल्स मिलेंगे, ठीक है, 5 हायरार्की मिलेंगे। तो आप लोग को सीरियली ही इसको लिखना है। जैसे आप लोग देख सकते हो, टॉप पे आप लोग का आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, फिर नीचे क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम नीड, सोशल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, फिर लास्ट में क्या है आप लोग का फिजियोलॉजिकल नीड्स। मतलब जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आप लोग को नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। अगर आप लोग कभी भी गुवाहाटी में आए हो, कामाख्या मंदिर से मैं रिलेट करवाता हूँ लर्नर्स को कि अगर आप लोग को ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे से ही होके जाना पड़ेगा, नीचे के रास्ते से ही जाना पड़ेगा, राइट। कोई रोप वे वगैरह तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो सिमिलरली हम लोग को जब आंसर लिखना है, हम लोग को नीचे की तरफ से ही शुरू करना है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग को क्या लिखना है, अब्राहम मास्लो प्रोपाउंडेड दैट ह्यूमंस हैव ए हायरार्की ऑफ 5 नीड्स which begins with physiological needs and goes up to self-actualization need as mentioned in the above figure। इसके बाद देखो पहला क्या है आप लोग का, फिजियोलॉजिकल नीड। इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैंने क्या किया, आप लोग को जंगल में छोड़ दिया, ठीक है। जंगल में छोड़ दिया तो आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग जंगल में हो। तो पहला नीड आप लोग का क्या होगा, मतलब पहला ज़रूरत आपका क्या होगा कि सर पहले तो आप लोग को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, राइट। खाना पीना तो चाहिए ना। या फिर आप क्या बोलोगे, नहीं सर मुझे तो ज़ारा का कपड़ा चाहिए, एडिडास का जूता चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। जंगल में आप लोग को खाना ही पहले चाहिए, राइट। पत्ता पहन के रहो या कुछ भी करो, प्रॉब्लम नहीं है। तो सिमिलरली एक इंसान का पहला नीड होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब बेसिक नीड्स। इसमें क्या होता है, लोगों का रोटी कपड़ा मकान वगैरह आता है। देखो क्या है, दीज नीड्स आर द बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल for survival, such as food, clothes and shelter. These needs have the highest strength and intensity. Intensity of these needs keep changing with time. ये बोलता है कि ये सबसे important need होता है, राइट। हर एक पर्सन, चाहे वो अंबानी हो या फिर रोडपति, राइट, मतलब करोड़पति हो या रोडपति, सबका ही क्या चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको ही चाहिए, राइट। खाना तो सबको चाहिए, राइट। तुम अमीर हो गरीब हो, सबको खाना तो चाहिए। हो सकता है उसमें मेन्यू आप लोग का अलग अलग हो सकता है, लेकिन खाना सबको ही चाहिए, राइट। इसके बाद देखो क्या है, जब आप लोग जंगल में हो, आप लोग का पहला नीड क्या हो गया कि सर आपने बोला था जंगल में छोड़ने से पहला तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद होता है आप लोग का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जैसे जंगल में आप लोग को छोड़ दिया, कोई जंगली जानवर आप लोग को खा लेंगे, राइट।
सिमिलरली एक इंसान, अगर आप लोग देखोगे, इंसान जब रोटी कपड़ा मकान अचीव कर लेता है, वो चाहता है कि उसको एक सिक्योर्ड लाइफ रहे, एटलीस्ट एक घर रहे, राइट। उसका जॉब जो रहता है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड रहे, कि मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कहीं भी निकाल दे, राइट। यहाँ पे क्या होता है, देखो आप लोग का बहुत सारे चीज़ें आते हैं। हो सकता है कि फिनेंशियल सिक्योरिटी हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी हो सकता है, जैसे ये सब भी लिखा होगा। वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स बिगिन टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स एंड डोमिनेट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। जब आप लोग एक नीड को पूरा करते हो, मतलब एक लेवल को पूरा कर लोगे, तो आप लोग नेक्स्ट नीड पे चले जाते हो, मतलब जंप करते हो, सीरियली जाते हो। ऐसा नहीं कि आप लोग एक नीड को पूरा किया फिर ऊपर चले गए फिर नीचे आए, आप लोग को सीरियली जाना पड़ता है। यही चीज़ मास्लो जी ने बोला था। लेकिन हर एक इंसान एक लेवल के बाद एक लेवल नहीं जाता है, कभी कभार उल्टा भी होता है, जिसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। देखो पहले क्या है, दिस इंक्लूड पर्सनल सिक्योरिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, सेफ्टी अगेंस्ट फिजियोलॉजिकल डेंजर लाइक फायर एक्सीडेंट। वही मैंने क्या बोला, आप लोग को रोटी कपड़ा मिल गया, राइट, मकान भी मिल गया, लेकिन आप लोग को एक सिक्योर जॉब चाहिए। आप लोग मान के चलो एक गांव के एरिया में पहले रहते थे, राइट, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे सुविधाएं नहीं मिलते थे, तो आप लोग सोचते हो कि सर जब पैसा हो जाएगा तो थोड़ा सा टाउन में चले जाएंगे, एक अच्छे जगह पे घर लेंगे जहाँ पे हर एक चीज़ आप लोग को ईजिली मिलता होगा, राइट। यही चीज़ होता है आप लोग का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे आता है, मतलब आप लोग को एक सिक्योर्ड लाइफ चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है आप लोग का सोशल नीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट नीड है। देखो, एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास प्यार करने वाला कोई नहीं है, मतलब उसके दुख और सुख को सुनने के लिए अगर कोई नहीं है, तो वो सबसे गरीब इंसान है। ये चीज़ याद रखना। आज के ज़माने में जो डिप्रेशन, जो एक ट्रेंडिंग डिजीज हो चुका है, ये इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास बात करने का ही कोई नहीं है। फैमिली में प्रॉब्लम, अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे क्या बोल सकते हो बैरियर्स आ रहे हैं, राइट। फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए तो बहुत लोग क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, पब में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग का फ्रेंड्स ही नहीं है, राइट। और बहुत सारे लोगों का क्या है कि फ्रेंड्स है, लेकिन वो लोग अपना सुख दुख शेयर नहीं कर पा रहे, बस नाम के लिए दोस्ती है। सिमिलरली मास्लो जी ने बोला, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, पहले आप लोग बेसिक नीड्स पे ध्यान देते हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स पे, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स पे, फिर उसके बाद आप ढूंढते हो कि आप लोग को फ्रेंड्स एंड फैमिली चाहिए, राइट। आप लोग को लव एंड अफेक्शन चाहिए, जिसको क्या नाम दिया गया है, सोशल नीड्स। जैसे आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इंस्टाग्राम फेसबुक क्यों चलाते हो? लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, राइट, लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो पहले प्यार आता है, ठीक है। देखो क्या है आप लोग का, आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आर फुलफिल, द थर्ड लेयर ऑफ ह्यूमन नीड इज सोशल एंड इट इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। सोशल नीड्स add meaning to work life. Social needs are primarily satisfied through family picnic, get together, cultural and sport activities. Exactly, get together करके आप लोग का सोशल नीड को फुलफिल किया जा सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि दोस्तों के साथ एटलीस्ट साल में एक ट्रिप तो होना ही चाहिए, राइट, बिकॉज इट रिफ्रेशेस योर मूड, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, पहले मैंने क्या बोला था, पहले प्यार आता है, दैट मीन्स पहले सोशल नीड आता है, इसके बाद आता है इज्जत। याद रखना, पहले प्यार फिर इज्जत। यहाँ पे एज पर मास्लो इन्होंने क्या बोला, एस्टीम नीड या फिर ईगो नीड। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, एक सिक्योर्ड लाइफ मिल रहा है, आप लोग के साथ क्या है, दोस्त वगैरह सब कुछ है, बॉस आप लोग के साथ बात कर रहा है, लेकिन आपको इज्जत नहीं कर रहा है, राइट। जैसे अंबानी अगर कितना भी रिच हो जाए, लेकिन अगर उसके ऑफिस में कोई स्टाफ उसको अगर इज्जत नहीं कर रहा है, क्या कोई मायने हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, या फिर आप लोग के डेली लाइफ में क्या होता है, आप लोग का कुछ ईगो नीड्स होता है, जिसको एस्टीम नीड बोला जाता है। देखो क्या है, ऑल ह्यूमंस हैव ए नीड टू बी रेस्पेक्टेड, टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। एस्टीम नीड्स प्रेजेंट्स द नॉर्मल ह्यूमन डिजायर to be accepted and valued by others. Ego and esteem needs are catered by the organization through promotion policy, providing better status and appreciation. Exactly, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुमको एक अच्छा स्टेटस दिया जाए, तुमको हर कोई इज्जत करे, ये क्या होगा, आप लोग का एस्टीम नीड पूरा होगा, ठीक है। ये चारों याद रहेगा, पहले प्यार आता है फिर इज्जत, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है, देखो, सपोज आप लोग ने सब चीज़ अचीव कर लिया, आप लोग का बेसिक नीड पूरा हो गया, सोशल नीड पूरा हो गया, सेफ्टी नीड पूरा हो गया, इज्जत भी मिल रहा है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ मिसिंग है, राइट। बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल नाम नहीं दे रहा हूँ उनका नाम। उन्होंने क्या किया, उनका ड्रीम था आईएएस बनना, लेकिन उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं है लाइफ में, ठीक है।
लेकिन उनको बचपन से ही मन था कि वो कुकिंग करें। तो उन्होंने क्या किया, कुकिंग का चैनल खोला, राइट, यूट्यूब में चैनल खोला, इंस्टाग्राम में खोला, बहुत लोगों ने उनको वाहवाही दिया, राइट, बहुत प्रेज भी किया। उसके बाद बहुत एक बड़ा यूट्यूबर है और वो बहुत खुश है लाइफ से। उन्होंने बोला कि आईएएस बनने के बाद जितना मुझे खुशी मिला, इससे ज़्यादा अभी मिल रहा है, क्योंकि मुझे जो पसंद था मैं वही कर रही हूँ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है खुद के मन से कुछ करना। मतलब आप लोग का कुछ एक रह जाता है ज़िंदगी में, तब आप लोग उसको फॉलो करते हो, मतलब अपने पैशन को फॉलो करना। कभी कभार प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए आप लोग पैशन को भूल जाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग का जो पैशन है, जो मन है करने का, उसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, देखो, दिस नीड्स आर नीड फॉर रियलाइजिंग वंस ओन पोटेंशियल्स, फॉर कंटिन्यूड सेल्फ डेवलपमेंट, for being creative in the broadest sense of the term. Maslow described these desires as the desire to become more and more what one is to become everything that one is capable of becoming. जो आप लोग खुद को बनना है वो आप बन जाते हो, तो वो आप लोग का क्या होता है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है। के बाद देखो, इसका कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म क्या है, पहला देखो, लैक ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये क्या बोलते हैं कि देखो, उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जब फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करेंगे तो हम लोग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन हर इंसान के क्षेत्र में वो ऐसा नहीं होता है। किसी किसी का होगा कि उनको बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान होने के बाद उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, एक सिक्योर लाइफ नहीं चाहिए, लेकिन उनको इज्जत चाहिए। किसी किसी का हो सकता है कि उनको रोटी कपड़ा मकान होने के बाद उनको प्यार चाहिए, सोशल नीड चाहिए। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता है हमेशा हर एक इंसान के लिए, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया है। फिर देखो, साइकोलॉजिकल फीलिंग। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हमेशा हम लोग का ये हायरार्की फॉलो नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या है आप लोग का, लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो क्या है इसमें, अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज लैक ऑफ डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर। वन पर्टिकुलर नीड may cause different types of behavior in different person. On the other hand, a particular individual behavior may be due to the result of different needs. Thus, need hierarchy is not as simple as it appears to be. उन्होंने बोला कि सपोज हम लोग किसी एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, बेसिक नीड्स दे रहे हैं, उससे वो जितना खुश होगा, किसी और पर्सन को वो दूसरी चीज़ से मिलेगा, किसी और पर्सन को उसको दूसरी चीज़ से मिलेगा। किसी किसी के लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी किसी के लिए इज्जत बहुत मैटर करता है, किसी किसी के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बहुत मैटर करता है। इसीलिए बोला गया है कि हमेशा एक डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे आप लोग का कॉज लेते हैं, आप लोग ने पढ़ाई नहीं किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आपका रिजल्ट खराब होगा, राइट। ये तो नॉर्मल है ना, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। हम लोग इसी चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने क्या बोला कि अगर हम लोग एक नीड को पूरा करते हैं तो दूसरे नीड पे जाते हैं, राइट। इंसान खुश हो जाता है, मोटिवेटेड रहता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप और आपका बेस्ट फ्रेंड एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सेम टाइम में घर जाते हैं और सेम टाइम में ऑफिस में आते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो आपको कैसा लगेगा। सो हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग एम्प्लॉय को अगर हम लोग अलग अलग सैलरी देते हैं सेम काम करने के लिए, तो उनको कैसा फील होता है। तो ये जो थ्योरी है ये मोटिवेशन का थ्योरी है, जिसका नाम है एडम्स इक्विटी थ्योरी। तो पहला स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। ये थ्योरी किसने दिया था, एडम्स इक्विटी थ्योरी डेवलप बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट जॉन स्टेकी एडम्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है। इज ए मोटिवेशनल मॉडल दैट एक्सप्लेन्स हाउ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इनपुट्स एंड आउटकम्स। ये दो चीज है जो इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऊपर का लाइन देखो अभी, द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज द आइडिया दैट what an individual received for their work has a direct effect on their motivation. ये थ्योरी बोलता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं, उसके बदले जो हम लोग को आउटकम मिल रहा है, जो कि सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन, जो भी चीज़ है, तो वो जो चीज़ होता है उससे हम लोग के मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट होता है। तो ये एक थ्योरी है जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कौन सी सिचुएशन में हम लोग ये अडॉप्ट करेंगे, यही चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ये किसने दिया था, जॉन स्टेकी एडम्स ने, इसीलिए इसको एडम्स इक्विटी थ्योरी भी बोला जाता है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज है आप लोग का कोर कॉन्सेप्ट। ये थ्योरी का मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये इंसान का फोटो है, वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन हम लोग को ये थ्योरी देखे गए तो हम लोग को समझना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला था, एडम्स इक्विटी थ्योरी इज द बैलेंस बिटवीन व्हाट एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स टू देयर जॉब, दैट इज इनपुट्स, एंड व्हाट दे रिसीव इन रिटर्न, दैट इज आउटकम्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक जॉब में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारा इनपुट है, और उसके बदले जो हम लोग को रेमुनरेशन मिलता है, सैलरी हो गया या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, तो वो हम लोग के लिए आउटकम्स है। राइट, हम लोग जॉब क्यों करते हैं? ऑफकोर्स आउटकम के लिए, कि हम लोग को ये काम करने से हम लोग को क्या क्या फायदा मिलेगा। फायदे के बिना तो आज जिंदगी चलती नहीं है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखो थ्योरी पे आप लोग का है इक्विटी और इनइक्विटी। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब होता है, अगर आप लोग गूगल करोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि, आप लोग अगर सर्च करोगे आप लोग को ये डेफिनेशन मिल जाएगा, द टर्म इक्विटी रेफर्स टू फेयरनेस और जस्टिस। ठीक है, मतलब आप लोग बोल सकते हो समानता भी बोल सकते हो। ठीक है, कि मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इक्विटी का मतलब क्या है, मैंने अभी ऑलरेडी आप लोग को हिंदी का मीनिंग समझा दिया। देखो हम लोग लाइन में, अगर हम लोग को एग्जाम में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑकर्स व्हेन एम्प्लॉइज feel their inputs are balanced with their outcomes leading to satisfaction and motivation। सपोज आप लोग 10 घंटा काम कर रहे हो, उसके लिए आपको मान के चलो कि महीने का आप लोग को 30 से 40 हज़ार सैलरी मिल रहा है, तो आपको फील होता है कि अरे ठीक है, 10 घंटा काम कर रहे हैं, 40 हज़ार मिल रहा है तो मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को 10 घंटा काम करके भी आपको मान के चलो सैलरी 10 या 12 हज़ार मिलता है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? आपको मोटिवेशन क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जितना इनपुट दे रहे हो उसका आउटकम नहीं होता है। कभी कभार हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आउटकम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो हमको क्या फील होता है कि अरे इतना मेहनत किया फिर भी नहीं मिला। तो इक्विटी वो सिचुएशन होता है जब हम लोग का इनपुट्स और हम लोग का आउटकम्स जो है वो इक्वल होता है। जब इक्वल होगा तो सेटिस्फेक्शन, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इन इक्विटी। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हम लोग का इक्विटी का, कि देखो फॉर इंस्टेंस इफ टू कलीग्स A and B put in the same effort and hours and receive equal pay and recognition, a sense of equity is established। इसका मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉई है, दो कलीग है A और B, दोनों सेम एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है, अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और सेम घंटा काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उन लोग को सैलरी सेम मिल रहा है। पे एंड रिकॉग्निशन जो है, इज्जत और आप लोग का पे मतलब सैलरी दोनों सेम मिल रहा है, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा? इक्विटी। और मैंने अभी क्या बोला था, उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनइक्विटी। देखो इनइक्विटी में क्या होगा? इनइक्विटी ऑन द अदर हैंड अराइजेस व्हेन देयर इज ए परसीव्ड इम्बैलेंस। जहां पे इम्बैलेंस होगा उसको इनइक्विटी बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मैंने जलन वाला बोला था, देखो जलन वाला क्या है? इंस्टेंस इफ कलीग ए फील्स दैट दे आर वर्किंग हार्डर yet receiving the same or lesser rewards than colleague B, it results in equity tension leading to feelings of anger। जो मैंने की बोला जलन। अगर सपोज दो कलीग है, कलीग ए और कलीग बी, पहले वाले सिचुएशन में क्या हुआ था, कि वाले एग्जांपल में क्या हुआ था कि दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, सेम डेडिकेशन के साथ सेम एफर्ट दे रहे हैं और उनको सेम सैलरी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये केस में क्या होता है, इनइक्विटी कौन से केस में होगा? जब वो लोग सेम काम कर रहे हैं लेकिन कलीग ए को ज्यादा सैलरी मिल रहा है कलीग बी से, या फिर कलीग बी को ज्यादा सैलरी मिल रहा है कलीग ए से। अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग जितना इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और एक इंसान है वो भी उतना इनपुट दे रहा है लेकिन उसको ज्यादा आउटकम मिल रहा है, तो वो क्या होगा? हम लोग के लिए इनइक्विटी। ठीक है, मतलब एक इंसान, देखो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है हमारे डेली लाइफ में भी, अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं जहाँ पे हम लोग सेम एफर्ट दे रहे हैं, हम लोग 10 घंटा काम कर रहे हैं, ऑफिस में टाइमली आ रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा कर रहे हैं, टारगेट को अचीव कर रहे हैं। लेकिन और एक इंसान है वो कम काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल भी नहीं कर रहा है, ऑफिस में टाइमली भी नहीं आता है, लेकिन उसका सैलरी भी अगर सेम होगा, तो हमारे मन में भी क्या होगा? ये इक्विटी वाला टेंशन होगा कि नहीं? हमारे मन में भी क्या होगा कि एक गुस्सा होगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी मेरा उतना सैलरी और ये इसको बिना काम करके पैसा मिल रहा है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसको एक फॉर्मूला के बेसिस में भी आगे समझेंगे। अभी सुनो कि अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने देखा कि इनइक्विटी हो रहा है, इनइक्विटी कौन सी सिचुएशन को बोलते हैं? जब हम लोग जितना इनपुट दे रहे हैं उतना हम लोग को आउटकम नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? व्हेन फेस्ड विथ इनइक्विटी एम्प्लॉइज में रेस्पॉन्ड इन वेरियस वेज टू रिस्टोर बैलेंसेस। देखो
इनइक्विटी कब आता है? जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्बैलेंस होगा बिटवीन इनपुट्स एंड आउटकम्स, राइट? तो जब इम्बैलेंस होगा, हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? मान के चलो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने देखा कि कलीग ए को कलीग बी से ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो लोग सेम काम कर रहे हैं। तो तब हम लोग क्या क्या करेंगे, यही हम लोग को अभी समझना है। देखो, पहला पॉइंट क्या है? रिड्यूसिंग एफर्ट। ऑफ कोर्स, अगर तुम देख रहे हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम भी काम कर रहे हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी काम कर रहा है, राइट? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को कम काम करके सेम सैलरी मिल रहा है, तो पहला क्या होगा? ह्यूमन टेंडेंसी क्या होगा? छोड़ो, बाहर में जाओ, मैं भी कम काम करूंगा। ऑफ कोर्स, अगर वो कम काम करके उसको सेम सैलरी मिल रहा है, तो मैं क्यों इतना एफर्ट दूं, क्यों इतना ऑनेस्ट रहूं, या फिर क्यों इतना डेडिकेशन के साथ काम करूं, राइट? मैं भी अपना इनपुट कमा दूंगा। तो देखो, यही पॉइंट है। कलीग ए माइट डिसाइड टू रिड्यूस देयर वर्क एफर्ट टू मैच द रिवार्ड्स दे आर रिसीविंग। ऑफ कोर्स वो क्या करेगा? अपने इनपुट को घटा देगा। अगर वो देख रहा है कि मैं जितना 10 घंटा काम करके या फिर इतना एफर्ट देके मेरा सैलरी वही का वही है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर दो कलीग है, जो मैंने एग्जांपल बोला कि वो ज़्यादा काम कर रहा है कलीग बी से, तो कलीग ए भी क्या करेगा? वो अपना एफर्ट्स को घटा देगा। वो बोलेगा भाड़ में जाओ, हम लोग भी कम काम करेंगे। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी नॉर्मल वाला हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? देखो, सीकिंग ग्रेटर रिवर्स, दे माइट नेगोशिएट फॉर बेटर पे और रिकॉग्निशन। क्या करोगे? अगर और एक कलीग को या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा एम्प्लॉय जो है वो कम काम करके उसको सेम सैलरी मिल रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि वो कम काम करके या फिर सेम काम करके उसको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, ठीक है। हम लोग बस एक एग्जांपल नहीं लेंगे कि सेम काम कर रहे हैं तो कम सैलरी मिल रहा है, और एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि वो लोग दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम एफर्ट्स दे रहे हैं, सेम टाइम में आ रहे हैं ऑफिस, ठीक है, 10 घंटा करके काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ज़्यादा सैलरी अगर मिलता है तो तुम भी क्या करोगे? तुम भी वो बॉस के पास जाओगे कि बॉस सर देखो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है, आपको मेरा भी सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी में चुप रहने से कुछ भी नहीं मिलता। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू फाइट फॉर योर गोल्स, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहला वाला में क्या होता है कि हम लोग अपने एफर्ट को रिड्यूस कर देंगे, जो हम लोग का नॉर्मल टेंडेंसी है, और सेकंड में क्या होगा? हम लोग ग्रेटर रिवार्ड्स के लिए नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेशनलाइजिंग द इनइक्विटी। इसका मतलब क्या है? कलीग ए माइट ट्राई टू मेंटली एडजस्ट द परसीव्ड इम्बैलेंस, कन्विंसिंग देमसेल्व्स दैट द सिचुएशन इज फेयर। तुम लोग ने एक कहानी सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं। एक्सप्लेन में नहीं करूंगा कि जब तुम लोगों को मीठा अंगूर नहीं मिल रहा है तो तुम एज्यूम करोगे कि तुम्हारा क्या है? तुम्हारा अंगूर ही खट्टा है, राइट? मतलब इसमें क्या होता है कि जब तुमने देखा कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में इनइक्विटी हो रहा है, मतलब दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉइज है, ठीक है, तुम और एक एम्प्लॉय, दोनों सेम काम कर रहे हैं लेकिन उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो तुम यही सोचोगे कि शायद उसका और कोई स्किल होगा जो तुम्हें नहीं पता। तुम एज्यूम कर लोगे कि वो जो दूसरा इंसान है वो तुमसे बेटर है, इसीलिए उसको सैलरी दिया जा रहा है, राइट? हम लोग रियलिटी में कभी कभार ऐसे समझौता कर लेते हैं, राइट, कि शायद मैंने मेहनत किया होगा, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है इसीलिए नहीं मिला। तो ये चीज़ होता है हम लोग का रेशनलाइजिंग द इनइक्विटी। इज इट क्लियर? और उसके बाद सबसे लास्ट वाला क्या है? सबसे इजी, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे तुमको लग रहा है कि तुम लोग सेम एफर्ट दे रहे हो, सेम इनपुट दे रहे हो, लेकिन और उतना आउटकम नहीं मिल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, टाटा बाय बाय करके वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दोगे। क्या है? देखो, इन एक्सट्रीम केसेस द एम्प्लॉय माइट डिसाइड टू क्विट द जॉब। यहाँ तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन आता है ऑर्गेनाइजेशन में, इनइक्विटी होता है, नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा इनइक्विटी सिचुएशन आता है तो एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जब आप लोग थ्योरी लिखोगे तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोग ने वीडियो देख लिया है, थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिव लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करके रखिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ आप लोग को उसका अपडेट मिल जाए, ठीक है। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया है, और इस वीडियो का जो पीपीटी होगा, जो स्लाइड से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, वो भी मैं आप लोग के, हम लोग के बोल सकते हो, टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है कि ये जो थ्योरी है इसका मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या है, हम लोग कौन से सिचुएशन में इसको यूज करेंगे, राइट? देखो, फॉर मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग परसेप्शंस ऑफ इक्विटी इज क्रूशियल।
तो मैनेजर्स को ये सब चीज़ पता होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी हो रहा है कि नहीं, हर एक एम्प्लॉय जितना इनपुट दे रहा है उतना आउटकम उसको मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो इनइक्विटी हो रहा है, और इनइक्विटी में वो जो 4 पॉइंट होता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं, राइट, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद देखो, दे शुड एंश्योर फेयरनेस, दे मतलब कौन, मैनेजर्स, ठीक है। एक मैनेजर ही तो ये सब चीज़ करेगा ना, इसका ध्यान रखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी है या इनइक्विटी। तो देखो, दे शुड एंश्योर फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस एंड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजर्स लोगों को क्लियरली सबको बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे हम लोग रिवार्ड्स दे रहे हैं या फिर रिकॉग्निशन दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, सो दैट हम लोग को पता चले। अगर हम लोग ने देखा कि और एक एम्प्लॉय को जॉब में रिवार्ड्स दिए जा रहे हैं, रिकॉग्निशन दिए जा रहे हैं, किस लिए दिए जा रहे हैं, अगर वो चीज़ मैं भी अचीव करूंगा क्या मुझे मिलेगा, तो ये चीज़ मैनेजर्स को क्लियरली डिफाइन करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस मेट्रिसेस देन मेट्रिसेस शुड बी क्लियर एंड एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉइज। करेक्ट, मतलब मैट्रिसेस तुम लोग क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। अगर हम लोग ने बोला कि हम लोग हर एक एम्प्लॉय को प्रमोशन देंगे जो हम लोगों के परफॉर्मेंस के एक क्राइटेरिया को मीट करेगा, जैसे मान के चलो कि कोई भी एक एम्प्लॉय है जो 1 लाख सेल को क्या करेगा, अचीव करके देगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर बोल सकते हो कि 10,000 कस्टमर्स ला के देगा, नया कस्टमर्स, तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो हम लोग को ये क्लियरली डिफाइन करके देना पड़ेगा, सो दैट कोई भी एम्प्लॉय अगर 10,000 अचीव कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, जो नहीं करके देगा उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। मतलब क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में और एक एग्जांपल देते हैं, बहुत सारा एग्जांपल आज हम लोग ने इस थ्योरी को समझने के लिए लिया है। तो देखो क्या है, कंसीडर ए सेल्स टीम वेयर ईच मेंबर इज एक्सपेक्टेड टू अचीव ए सर्टेन टारगेट टू अर्न ए बोनस, ठीक है। If all team members achieve their targets and receive equal bonuses, equity is maintained. However, if one member exceeds the targets but receive the same bonus as another who just met the target, feeling of inequity may arise, lead to demotivation. Simple example सुनो, बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर बोलते हैं कि सपोज तुम लोग एक टारगेट को अचीव करना है, जैसे कि 10,000 कस्टमर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला कि हम लोग को कोई 10,000 कस्टमर्स लाके देगा तो उसको बोनस मिलेगा, करेक्ट, प्रमोशन की तरह था। लेकिन अगर कोई एक इंसान है जिसने क्या किया, 10,000 के जगह पे 15,000 कस्टमर लाके दिया, ठीक है, और एक इंसान है जिसने 10,000 एक कस्टमर, मतलब एक ज्यादा कस्टमर लाके दिया। टारगेट कितना था, 10,000, एक ने 10,000 किया और एक ने 15,000 किया। लेकिन अगर दोनों ही एम्प्लॉय को हम लोग सेम बोनस देंगे, क्या इक्विटी होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने तो 15,000 दिया है, ऑलमोस्ट जितना टारगेट बोला है उससे और 50% ज्यादा दिया है, लेकिन अगर मुझे भी सेम बोनस मिलेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या, वो तो नेक्स्ट टाइम से वो क्या बोलेगा कि बाबा नेक्स्ट टाइम से मैं 10,000 ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, राइट। यही चीज होता है हम लोग का एडम्स इक्विटी थ्योरी, ठीक है। इतना ही था हम लोग का एडम्स इक्विटी थ्योरी। अब के मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स दिया है, ये पैराग्राफ वाइज है, तो आप लोग को जो इजी लगता है आप दोनों ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी सेम नोट्स ही मैंने दिया है। बस बात क्या है, ये पैराग्राफ वाइज है, वहाँ पे मैंने ये जो यूट्यूब वीडियो है यहाँ पे मैंने और मेहनत करके और क्रिस्टल क्लियर करके इस नोट्स को बनाया है, तो इसका पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से बस हम लोग इस फॉर्मूला को समझते हैं। देखो क्या है, तो देखो ये जो कंपैरिजन होगा इनपुट्स और आउटकम्स का, मतलब कलीग ए और कलीग बी, मतलब पर्सन ए और पर्सन बी का, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। देखो क्या है, पर्सन्स आउटकम्स डिवाइडेड बाय पर्सन्स इनपुट्स इज इक्वल टू अदर्स आउटकम डिवाइडेड बाय अदर्स इनपुट्स इज नोन एज इक्विटी। मतलब इक्विटी में फॉर्मूला क्या है, आप लोग का पर्सन्स का आउटकम के साथ इनपुट को डिवाइड करेंगे, और उस साइड में उल्टा क्या होगा आप लोग का, और उस साइड में देखो सेम ही है, अदर्स का आउटकम्स डिवाइडेड बाय अदर्स का इनपुट। अगर रेशियो इक्वल है तो हम लोग का इक्विटी है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, जब हम लोग आउटकम्स डिवाइडेड बाय इनपुट्स, मतलब एक पर्सन का क्या करना है, आउटकम और इनपुट्स, जब वो लेस देन होगा आप लोग का अदर आउटकम्स डिवाइडेड बाय अदर्स के इनपुट्स के साथ, तब हम लोग का नेगेटिव इक्विटी होगा। सिमिलरली उसका उल्टा, जब पर्सन्स के आउटकम और पर्सन के इनपुट, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे
जब वो ग्रेटर देन अदर्स आउटकम्स और अदर्स की इनपुट को होगा तो वो हम लोग के लिए पॉजिटिव इक्विटी होता है। ठीक है, आप लोग बस ये फॉर्मूला अगर लिख भी दोगे और इसके साथ ये जो नीचे नोट्स है इसको अटैच करके लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क भी करना पड़ेगा, सिर्फ मैं स्पून फीडिंग करने से नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी ये थ्योरी समझा दिया है, आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ना है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आप लोग के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी एक बार इसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो जल्दी मोटिवेशन का और एक थ्योरी जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक, कि टू फैक्टर थ्योरी होता क्या है? ठीक, अकाउंटेंट्स, ठीक है, तो वो लोग को जाके वो पूछते हैं, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग पूछते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस में कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको आपका काम बहुत पसंद आता है? डायरेक्ट बोलेगा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना बोल के वो चला जाएगा। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ इतना सपोर्ट देने के लिए मेरे इस चैनल को। और अब तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ये सब्सक्राइब वेस्ट ना हो, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब आगे भी इतना सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज हम लोग पंकज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन का और एक थ्योरी जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, और मोटिवेशन का मतलब क्या है ऑलरेडी मैंने अपने पहले वीडियो पे बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने थ्योरी एक्स समझाया था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। आज मैं समझाने जा रहा हूँ कि टू फैक्टर थ्योरी होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ये थ्योरी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दिया था अराउंड 1950s के आसपास। तो ये थ्योरी का हिस्ट्री क्या है? ठीक है, तो एक बार क्या होता है ना कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग एक वर्क प्लेस पे जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके 200 लोगों को लेते हैं। मैंने क्या बोला कि 200 लोगों को लेते हैं। वहाँ में से कुछ इंजीनियर्स होते हैं और कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में जाके एक वर्क प्लेस में जाके वहाँ से 200 लोगों को लेते हैं, जिसमें से कुछ इंजीनियर्स होते हैं और कुछ अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो वो लोग को जाके वो पूछते हैं, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग पूछते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके वर्क प्लेस में कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको आपका काम बहुत पसंद आता है, और कैसा एक सिचुएशन है या वो सिचुएशन बताइए कि आपको आपका काम एकदम पसंद नहीं आता। ठीक है, ये सर्वे करने के बाद फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने देखा कि 2 फैक्टर होते हैं हमारे मोटिवेशन में। ठीक है, जो कि है कि कुछ हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा कि हाइजीन फैक्टर्स क्या है, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या है, तो चिंता मत करिए, मैं समझाने ही आया हूँ, मैं समझा कर ही जाऊँगा। तो पहले पढ़ते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर को देना ही चाहिए। मतलब अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वर्क प्लेस में हाइजीन फैक्टर्स नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के एक एम्प्लॉइज चला जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हाइजीन फैक्टर्स नहीं देंगे तो एक एम्प्लॉय छोड़ के ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या आता है ये पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? उसको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ उसको डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पहले नेगेटिव वाला पढ़ते हैं क्योंकि डिससेटिस्फायर्स का ऑपोजिट सेटिस्फायर्स होता है, तो वो हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाइजीन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसको? डिससेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। अभी हाइजीन फैक्टर्स को मेंटेनेंस फैक्टर्स इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम लोग
अपने ही वर्क प्लेस में ये सब फैक्टर्स नहीं देंगे तो हम लोग एक वर्कर को मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। मेंटेन इन द सेंस कि हम लोग उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। वो डायरेक्ट बोलेगा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना बोल के वो चला जाएगा। क्योंकि कोविड के टाइम में भी देखा गया था कि जैसे कोरोना के टाइम में एक्चुअली कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक वर्क प्लेस में हाइजीन फैक्टर्स ही नहीं देते थे, जिसके कारण हर एक एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा था। ठीक है, सो डेफिनेशन पे आते हैं। हाइजीन फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससेटिस्फायर और मेंटेनेंस फैक्टर्स एज दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हाइजीन फैक्टर हम लोग देंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, बट और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को याद रखना है कि फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने बोला था कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब नॉर्मल सेंस पे क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट तो डिससेटिस्फेक्शन होता है, राइट? अगर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है मतलब डिससेटिस्फाइड है। बट इस थ्योरी में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने क्या बोला था कि सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है। हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है देखो कि पे एंड अलाउंसेस, कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फिर फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है, जैसे कैब फैसिलिटी दे दिया, अगर आप लोग मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डे केयर खोल के दे दिया सो दैट आपके बच्चे भी वहाँ उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से सेफली रह पाए। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल वर्किंग कंडीशन, फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है। ठीक है, फिर फिजिकल वर्किंग कंडीशन मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे क्लीनलीनेस है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास पे जाते हो, आप लोग के लिए हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या होगा कि सर एक डेस्क बेंच तो होना चाहिए, सर फैन वगैरह तो होना चाहिए, सर ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, राइट? अगर यही नहीं होगा तो आप उस कॉलेज में जाके पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हाइजीन फैक्टर्स होते हैं कि ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि नो डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं लिखना है आंसर में। अगर हाइजीन फैक्टर सब प्रेजेंट होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या फील करेंगे कि नो डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, बट अगर ये सब चीज़ हम लोग नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज क्या फील करेंगे कि वो लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। समझ गए मैंने क्या बोला था कि हर्ट्जबर्ग के हिसाब से सेटिस्फेक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, और एक चीज कि एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस फैक्टर्स विल डिससेटिस्फाइड देम। अगर यहाँ से कोई भी एक या दो चीज हम लोग हटा देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। ठीक है, अगर होने से सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। ठीक है, कि सर हम लोग के कॉलेज में तो डेस्क बेंच है, तुम लोग सेटिस्फाई फील करते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं। जब होता है कौन वैल्यू करता है, राइट? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो कि है कि मोटिवेशन फैक्टर्स। ठीक है, या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। सो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि हाइजीन तो पढ़ लिया सर, अभी क्या है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, जिसको सेटिस्फायर्स भी बोलते हैं। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को देते हैं तो वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, मतलब सेटिस्फाइड फील करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सब चीज हम लोग नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाता है बट सेटिस्फाइड नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए कि क्या है कि एनी डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन। अगर कोई भी मोटिवेटिंग फैक्टर हम लोग क्या करते हैं कि डिक्रीज कर देते हैं तो वो लोग सेटिस्फेक्शन के साथ लिंक नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, बट एनी इंक्रीज इन दिस फैक्टर्स विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी ये सब क्या आता है हमारे
मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आता है वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स में क्या क्या आता है, जैसे कि रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, कैरियर एडवांसमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप काम कर रहे हो, कोई आके आपको तारीफ करता है, आपके पीठ में थपथपाता है और बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या फिर आपको एक रिकॉग्निशन देते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, छोटा मोटा सा कुछ एक सेलिब्रेशन कर लिया, ठीक है। तो वो सब चीज़ से एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या फील करते हैं, वो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं, ठीक है, कि अगर ये होता है तो तुमको बहुत अच्छा लगता है। बट इसका होना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं भी रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करेंगे, ठीक है। हम लोग के हाइजीन की तरह नहीं कि हाइजीन फैक्टर तो नहीं हुआ तो छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स होने से क्या होता है कि वो लोग सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा कि हर्ट्जबर्ग का 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहता है। सिंपल टर्म में एक बार में मैं फिर से रिकॉल करवाता हूँ। तो अगर हाइजीन फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाएगा तो वो लोग मेंटेन होंगे, मतलब छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इसको देना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है। लेकिन मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो अगर हम लोग देंगे तो सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर नहीं देंगे तो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। सो अगर ये सब फैक्टर्स हम लोग देंगे तो वर्कर्स क्या होंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, मतलब सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। और अगर नहीं देंगे तो नो सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, नो सेटिस्फैक्शन। जो हर्ट्जबर्ग ने बोला था उसी को हम लोग लेके चलेंगे कि सेटिस्फैक्शन का ऑपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता, ठीक है। सो ये दोनों थ्योरी समझने के लिए ये डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है। जिसे देखो यहाँ पे लिखा है पर्पल कलर में, क्या लिखा है देखो, कि इन्फ्लुएंस्ड बाय मोटिवेटर फैक्टर्स, मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, कि इंप्रूविंग द मोटिवेटिंग फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स को देंगे तो वर्कर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट। मतलब मैंने क्या बोला था कि सेटिस्फैक्शन का लिंक किसके साथ है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स के साथ, ठीक है। और इसका ऑपोजिट किसके साथ था, डिससेटिस्फैक्शन का किसके साथ होगा, हाइजीन फैक्टर्स के साथ। एग्जैक्टली देखो क्या लिखा है कि इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। अगर हम लोग हाइजीन फैक्टर्स को देंगे वो लोग सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, लेकिन उनका डिससेटिस्फैक्शन जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। और बाकी जो इसके अंदर क्या क्या आता है मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको घर में कोई भी काम देने से पहले आपके घर वाले आपको खुद से ही पूछते हैं कि आपको कौन सा काम करना पसंद है, तो आपको कैसा लगता? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं जहाँ पे मैंने मैक्सिमम ऑफ दी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया है। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या फिर नॉर्मल मेरे अगर फीड में भी जाओगे यूट्यूब चैनल के फीड में तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आप लोग का टॉपिक है, आप लोग का गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। नाम ही है आपका गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभी बात ये है, ये जो थ्योरी है, कोई भी थ्योरी कोई एक इंसान ही देता है, राइट। तो ये जो थ्योरी था ये आप लोग का दिया था एडविन लॉके ने, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग देख सकते हो, एडविन लॉके जी ने ये थ्योरी दिया था अराउंड 1960s के आसपास, ठीक है। ये जो आप लोग लिख सकते हो ऐसे कि इन 1960s एडविन लॉके प्रपोज्ड गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कोई भी थ्योरी अगर आप लोग लिखते हो तो पहले आप लोग को एक इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। ये जो थ्योरी था ना ये एक ही चीज पे बेस्ड था, जो था आप लोग का कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इज लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस। अगर हम लोग गोल्स को अच्छे से प्लान करके
हम लोग एम्प्लॉयज़ का भी डिसीजंस लेके गोल्स को अगर बनाते हैं, देखेंगे आगे जाके ये फ्रूटफुल होता है कि नहीं। अगर ये चीज़ हम लोग देखते हैं तो हमारे टास्क परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एक डिफरेंस आता है, ठीक है। अभी बात यह है कि गोल सेटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होना पड़ेगा एक अच्छे गोल बनने के लिए, वो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स बोल के आप लोग हेडिंग दे सकते हो जब भी आप लोग आंसर लिखोगे। पहला चीज़ है कि गोल्स जो होना चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल्स मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं आप लोग के कॉलेज में आके आप लोग के कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस क्या बोला, अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्या मैंने कोई भी मार्क्स मेंशन किया, परसेंटेज मेंशन किया? नहीं, राइट। तो सपोज कोई एक स्टूडेंट होता है, वो 70% मार्क्स लाता है, ठीक है, 74 लाता है, बोलता है सर, पंकज सर देखिए कि मैं 74 मार्क्स लाया हूँ, मतलब 74% मार्क्स लाया हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो 90% मार्क्स अच्छा होता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है स्टूडेंट्स या फिर मेरे और तुम्हारे बीच, एग्जाम्पल जो हम लोग ने लिया है, तो यही चीज़ है कि हम लोग अगर गोल सेट कर रहे हैं, अगर मैंने बोला है कि सपोज हम लोग को एक सेल्स टारगेट रीच करना है, तो कितना सेल्स टारगेट रीच करना है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ये हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गोल्स जब हम लोग सेट करते हैं तो हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होके गोल्स को सेट करना पड़ेगा। फिर और एक चीज़ है कि गोल्स मस्ट हैव सम डेडलाइंस। हम लोग का जो गोल्स हम लोग बनाएंगे उसका कुछ डेडलाइंस होना पड़ेगा। सपोज मैंने बोल दिया कि आपको 500 कस्टमर्स लाने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, नए कस्टमर्स लाने हैं। अभी तुम लोग ये 500 कस्टमर्स के लिए 10 साल लगा दिया तुम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वैसा नहीं चलेगा, राइट। तो तुम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा। गोल्स जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स हम लोग सेट करते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, तो हम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा। 6 महीना, 7 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ते, 1 दिन, मतलब हर एक चीज़ का हम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा गोल्स के लिए। ये 2 फीचर हो गया। फिर और एक चीज़ होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक, ठीक है, और चैलेंजिंग होना चाहिए। मतलब रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने अभी आप लोग को बोल दिया कि नहीं, आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में दोनों सब्जेक्ट में आपको 99% ही लाना पड़ेगा मार्क्स, ये मैंने गोल दे दिया। तो ये रियलिस्टिक लग रहा है क्या? क्योंकि देखो, अभी तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, नो डाउट आ सकते हैं मार्क्स, बट स्टिल ये रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। ये अचीव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट। देखो, अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको 1 लाख नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है, नए कस्टमर्स लाने हैं 1 लाख, तो ये रियलिस्टिक है क्या? बहुत चैलेंजिंग है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग के गोल्स को हम लोग को रियलिस्टिक रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ कि हम लोग को गोल्स को मेज़र करते रहना पड़ेगा, मतलब गोल्स मस्ट बी मेजरेबल। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने टारगेट दिया लेकिन उसको मेज़र कैसे करें, राइट। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरा एक मेजरेबल होना पड़ेगा ना, कि मैंने बोल दिया कि परसेंटेज, आपके परसेंटेज के हिसाब से मैं आप लोग को जज करूंगा, आपके क्वांटिटी ऑफ सेल्स के हिसाब से मैं आपको जज करूंगा, क्योंकि कि गोल्स को मेजरेबल होना पड़ेगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आप लोग को। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे मेरे नोट्स पे। मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे भर भर के पूरा यूनिट दे दिया है नोट्स, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जाएंगे नोट्स पे। देखो, पहला देखो, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे हैं, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्या है आप लोग का, पहला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हो कि 1968, देखो पूरा स्पेसिफिकली बोल दिया गया है। इन 1968 एडविन लोके पुट फॉरवर्डेड द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दिस थ्योरी सेज दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस, जो मैंने बोला आप लोग को। इट सेज दैट setting of challenging but attainable goals along with strong feedback mechanism tend to enhance the motivation and leads to better performance. In simple words, goal setting indicate and give direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are to be required to be put in. इसका मतलब है कि जब हम लोग गोल्स को फीडबैक के साथ जोड़ देते हैं, कि गोल्स दिया हम लोग ने, साथ ही साथ फीडबैक को जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, टास्क परफॉर्मेंस में बहुत चेंजेस आएगा, ठीक है। गोल्स इज एसेंशियली लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी बात है, देखो इस आंसर को मैंने पॉइंट वाइज दिया है, आप लोग डायरेक्टली नोट्स पे चले जाइए। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि द विलिंगनेस टू वर्क टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल
is the main source of job motivation. Clear, particular and difficult goals are greater motivating factors than easy, general and vague goals. इसका मतलब क्या है? देखो प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है आप लोग सुनो कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोग को फर्स्ट सेम में बिजनेस मैथमेटिक्स बोल के एक सब्जेक्ट मिला था, BM, राइट? तो आप लोग को वो सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग लगा था ना, टफ लगा था. तो इसीलिए आप लोग ने क्या किया, उसका प्रिपरेशन आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया. लेकिन जो सब्जेक्ट आप लोग को ईजी लगता है तो आप लोग एग्जाम के पहले दिन के लिए रख देते हैं कि अरे ये तो पहले भी पढ़ा था, रहने दो, HS में पढ़ा था. क्योंकि क्या होता है, जब चीज़ें टफ होते हैं ना तो हम लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं. सिमिलरली अगर गोल्स टफ रहेंगे तो हम लोग पहले से ही क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे करने के लिए. क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग टाइमली स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे तो गोल्स अचीव नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, देखो, पीपल विल डू बेटर when they get feedback on how well they are progressing towards their goals, because feedback helps us to identify discrepancies, जो क्या है आप लोग का गैप between what they have done and what they want to do. देखो, फीडबैक होने से क्या होता है कि सपोज आपने कोई काम किया है, ठीक है, आपको गोल्स अचीव करने के लिए दिया गया है, आपने काम किया. अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको आके बता रहा है कि आपने ये किया है, इसमें थोड़ा सा गैप है, इसको आपको देखना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज जो होता है मोटिवेटेड फील करते हैं. अच्छा, मैंने जो अच्छा काम किया उसके लिए भी मुझे प्रेज मिल गया, ठीक है, मुझे क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ भी मुझे पता चल जाएगा. एक फीडबैक मैकेनिज्म रहता है तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मोटिवेशन बरकरार रहता है. ठीक है, ये थ्योरी जो है आप लोग का गोल्स के साथ साथ फीडबैक पे भी बेस्ड है. ये चीज़ आप लोग को याद रखना है. देखो नंबर 3 पॉइंट क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी बोला था आप लोग को. गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग. दिस गिव्स एन इंडिविजुअल ए फीलिंग ऑफ प्राइड व्हेन ही अटेन्स देम एंड सेट्स हिम अप फॉर अटेनमेंट ऑफ नेक्स्ट गोल. यही बात है, कोई भी अगर चैलेंजिंग गोल को हम लोग रखते हैं, जब उसको अचीव करते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड फीलिंग होता है ना कि अरे मैंने ये अचीव किया, होता है हम लोग का, राइट? इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, इफ पीपल पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इवन ए डिफिकल्ट गोल देन इफ दे आर आर्बिट्रेरली असाइंड इट बाय देयर बॉस. आर्बिट्रेरली मतलब डायरेक्टली दे दिया, ठीक है, मतलब कोई भी परमिशन नहीं लिया गया. इसका मतलब क्या सुना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करो. क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज गोल सेटिंग में पार्ट लेते हैं, सपोज आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फिक्स कर रहा है तो आप लोग भी उसका पार्ट बन रहे हो. आपको ही पूछा जाता है कि आप कितना टारगेट रीच कर सकते हो. तो इससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज को गोल सेटिंग में पार्ट रखते हैं, मतलब गोल जब बनाते हैं, पार्ट रखते हैं, तो कोई भी गोल जब उनको दिया जाता है, क्योंकि वो लोग खुद से देते हैं ना कि हम लोग अटेन कर सकते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करता है, राइट? लेकिन अगर बाय फोर्स, ठीक है, उन लोग को पार्ट में नहीं रखा, मीटिंग में नहीं बुलाया गोल सेटिंग में, और डायरेक्टली आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तो वो उस डेडिकेशन के साथ नहीं करता है उस काम को, राइट? क्योंकि जब आप लोग खुद पार्ट लेते हो तो ऑफकोर्स आप लोग कैसे मना करोगे, राइट? कोई भी डिसीजन मेकिंग में जब आप पार्ट हो तो आप लोग उसको मना नहीं कर सकते, राइट? यही चीज़ ये पॉइंट बताता है. उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, better and appropriate feedbacks of results directs the employee's behavior and contributes to higher performance than absence of feedback. वही चीज़ है कि फीडबैक होने से हम लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है. इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है, the more challenging the goal the greater is the reward generally and the more is the passion for achieving it. ये तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, ठीक है, ये पहले वाले पॉइंट के साथ ही मैच है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना, ठीक है. पे एक ही चीज का आप लोग को ध्यान देना है, गोल्स प्लस फीडबैक. गोल प्लस फीडबैक से क्या होता है, टास्क परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है. इज इट क्लियर? इसके बाद देखो क्या है आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग. ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को समझा दिया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक गोल का, ठीक है. यही चीज़ आप लोग को रिपीट हुआ है, मेरे नोट्स पे मैंने बहुत अच्छे से दिया है, तो आई होप आप लोग को ये नोट्स पढ़ के अच्छा लग रहा होगा, ठीक है. और आप लोगों को कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है. और जल्दी से आप लोग ट्राई करो कि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हो जाए, ठीक है, आपके एग्जाम के पहले. इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि मैंने गोल को सेट करके रखा है. एनीवेज, तो देखो पहला क्या है, क्लियरिटी. हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि गोल्स को क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट. फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है, देखो चैलेंजिंग. ऑफकोर्स गोल्स को क्या होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, राइट, हम लोग ने बोला था, और रियलिस्टिक भी होना है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था. फिर देखो क्या है, कमिटमेंट होना चाहिए. कमिटमेंट किसके ऊपर, देखो एम्प्लॉइज के ऊपर. देखो क्या है, एम्प्लॉइज नीड टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द गोल they are being assigned from the beginning. If employees don't feel committed to the goal, they are less likely to enjoy the process and ultimately achieve the goal.
ठीक है। अगर एम्प्लॉय कमिटेड रहेगा गोल के लिए तो आसानी से गोल्स को अचीव कर सकता है, राइट। इसके बाद देखो फीडबैक, ऑफ कोर्स फीडबैक तो चाहिए ही चाहिए। क्या होगा देखो, रेगुलर फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द गोल अचीविंग प्रोसेस टू एंश्योर टास्क स्टेज ऑन ट्रैक टू रीच द गोल्स। ये चीज तो मैंने बार बार बोला है, ठीक है। इस थ्योरी में बस फीडबैक ही फीडबैक है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। गोल शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर गोल्स। वंस ईच स्मॉलर गोल इज रीच्ड, a review should be performed to update the employee on the overall progress towards the larger goal। इसका मतलब क्या बोला गया है, इस थ्योरी के हिसाब से बोला गया है कि जो बड़ा गोल होता है, सपोज हम लोग का गोल है कि हम लोग को 1 साल में 1 लाख कस्टमर्स रीच करने हैं, तो हम लोग ने उसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया या फिर वीकली वाइज डिवाइड कर दिया। तो हम लोग को क्या करना है, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, सो दैट हम लोग छोटे गोल्स को जब रीच करेंगे, अगर उसमें अगर रीच नहीं कर पा रहे तो हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेके हम लोग के फाइनल गोल्स को आसानी से रीच कर पाएंगे। आई होप। क्या होता अगर आपके हर एक अच्छे काम के लिए आपको 1000 रुपया दिया जाता और हर एक गलत काम के लिए आपको एक चाटा दिया जाता। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कैसे हम लोग के अच्छे कामों के लिए हम लोग को प्रेज किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है। सिमिलरली हम लोग के कोई भी गलत काम के लिए या फिर हम लोग ने अगर कोई डेडलाइन रीच नहीं किया या फिर हम लोग को जो काम दिया गया अगर हम लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं, उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को कैसे मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग आप लोग के रीइंफोर्समेंट थ्योरी को समझने वाले हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो आप लोग का एक मोटिवेशन का थ्योरी है। इसी चीज़ को आज हम लोग समझने वाले हैं। इस चीज़ को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन दे पाए। कैसे दे पाए, किस एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेशन देना है, यही चीज़ आज हम लोग समझने वाले हैं। मोटिवेशन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर पंकज की कक्षा पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये जो थ्योरी है ये किसने दिया था, ये आप लोग के BF स्किनर ने दिया था। BF स्किनर और उसके एसोसिएट ने दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी आप लोग का क्या बोलता है कि कोई भी बिहेवियर जो है अगर उसका कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, सपोज हम लोग ने कोई बिहेवियर दिखाया, उससे हम लोग को एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिला, तो उस समय हम लोग कैसे मोटिवेटेड फील करते हैं। और अगर हम लोग कोई एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को कैसे मोटिवेट करता है या फिर हम लोग को डिमोटिवेट करता है, ठीक है। तो देखो इसका पहला लाइन क्या है कि इट सजेस्ट दैट बिहेवियर दैट हैज़ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज रिपीटेड। मतलब कोई भी बिहेवियर अगर हम लोग कर रहे हैं उससे हम लोग को अगर पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसको रिपीटेडली करते हैं। तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन सुबह आते हो, ठीक है। सुबह टाइम के पहले पहुंच जाते हो, सपोज 9 बजे का टाइम है, आप लोग 8:45 तक पहुंच जाते हो। एक दिन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग, आपका बॉस आके आपको एक रिवार्ड देता है कि ये हमेशा पंक्चुअल है या फिर मिस्टर पंक्चुअल या फिर मिस पंक्चुअल अवार्ड देता है, आपको प्रेस करता है कि आप टाइम पे आते हो। तो इससे आपका मन क्या बोलेगा, अरे किसी ने तो नोटिस किया, राइट। आपको अच्छा लगेगा ना। कोई भी हम लोग को अगर रिवार्ड मिलता है या फिर शाबाशी मिलता है, प्रेज मिलता है, हम लोग खुश होते हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पॉजिटिव काम के लिए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव बिहेवियर के लिए या फिर डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए हम लोग को अगर अच्छा कुछ प्रेज मिलता है, ठीक है, शाबाशी मिलता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको बार बार रिपीट करें, राइट। कौन नहीं चाहेगा। अगर हम लोग को एक बार अगर अवार्ड मिलता है, हम लोग चाहते हैं ना कि और मिले, हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ के लिए, अगर एक काम के लिए हम लोग को प्रेज मिला है, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको बार बार करें, राइट। तो उसको, इसका नेगेटिव क्या होगा, देखो कुछ चीज़ का अगर पॉजिटिव है नेगेटिव वाला भी होगा। तो इसका क्या है, देखो, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट बिहेवियर दैट हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, सपोज आप लोग हमेशा लेट आते हो, ठीक है, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लेट आते हो, तो एक दिन बॉस ने आके सबके सामने मिस्टर लेट कमर का आपको बोल दिया, ठीक है, मिस्टर लेट कमर या फिर मिस लेट कमर, आपको सबके सामने बेइज्जत कर दिया। या फिर आपका प्रमोशन होने वाला था, उल्टा आपका डिमोशन कर दिया, फिर आपका सैलरी काट दिया। तो इससे क्या होगा कि उस समय आप क्या उस बिहेवियर को बार बार करोगे क्या, उस समय क्या करोगे, आप लोग अपने बिहेवियर को आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे,
ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सपोज अगर हम लोग को कोई भी चीज़ के लिए डांट मिलता था, ठीक है, आप लोग, मैं बच्चे ही कंसिडर कर रहा हूँ, आप लोग जो बच्चे हो, आप लोग को घर में कभी भी अगर आप लोग को किसी चीज़ के लिए डांटा जाता है, हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी बोलता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आप लोग ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, बिना टिकट के आप जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, आपको टीटी ने पकड़ लिया और आपको पेनल्टी दे दिया, फिर एक दिन के लिए जेल में भी रख दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम से कभी भी बिना टिकट के ट्रेन में नहीं चलेंगे, राइट। अभी आप मत बोला नहीं सर मैं तो फिर भी चलूंगा, मैं तो किसी से भी नहीं डरता, मैं तो पुष्पा हूँ, मैं किसी से क्यों डरूं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। रियल लाइफ में कोई पुष्पा कोई बाहुबली नहीं होता है, ठीक है। रियल लाइफ में हर कोई एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है, ठीक है। तो देखो यही चीज़ हम लोग का क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। ये जो थ्योरी है ना, ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है बीएफ स्किनर का, ये किस लॉ पे बेस्ड होता है, ये आप लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड होता है। याद रखना मैंने क्या बोला, ये जो थ्योरी है ये आप लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है, ये जो हम लोग ने अभी पढ़ा, इसी चीज़ को लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। देखो क्या है, इंडिविजुअल्स बिहेवियर विथ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स टू बी रिपीटेड, ठीक है। कोई भी बिहेवियर जिसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा वो रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसका उल्टा क्या होगा कि इंडिविजुअल्स बिहेवियर विथ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो बिहेवियर करने से हम लोग को पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, उसका रिजल्ट हम लोग को पॉजिटिव मिल रहा है, हम लोग को शाबाशी मिल रहा है, हम लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, ट्रॉफीज मिल रहा है, तो हम लोग उसको रिपीट करेंगे। और फिर उसका और एक क्या होगा कि जो बिहेवियर, जिस बिहेवियर के कारण हम लोग को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, हम लोग को उल्टा गाली पड़ता है, ठीक है, हम लोग को बेइज्जती मिलता है, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। यही चीज़ हम लोग का लॉ ऑफ इफेक्ट बोलता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये जो थियोरी है, इसका यूज़ हम लोग के जो ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे होता है, ठीक है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखो क्या है, ए मैनेजर कैन यूज दिस मेथड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। ये जो 4 मेथड है, यही 4 मेथड का अप्लाई करके एक मैनेजर क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को देता है। पहला क्या है आप लोग का, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आप लोग का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर उसके बाद क्या है आप लोग का पनिशमेंट, फिर उसके बाद क्या है आप लोग का एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, ये वर्ड सुन के आप लोग को समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिवली एक एम्प्लॉय को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, देखो पहला लाइन आप लोग को लिखना पड़ेगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स गिविंग ए रिवार्ड आफ्टर ए डिजायर्ड बिहेवियर इज डन विच इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड। मतलब कोई भी काम करने के बाद आप लोग अगर उनको पॉजिटिवली कुछ देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो बिहेवियर होगा वो उसको रिपीट करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आप लोग का, एन एम्प्लॉई हु कंसिस्टेंटली एक्सीड्स देयर सेल्स टारगेट is given a top performer award and a bonus at the end of each month. This reward motivates the employee to continue performing well and encourages others to strive for similar recognition. तो देखो इसका मतलब क्या है, सुनो। सेल्स टारगेट, ठीक है। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने सबको बोला है कि आपको हर महीने आपको 500 नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, हर एक एम्प्लॉय को टारगेट दिया गया है कि आपको 500 कस्टमर्स, नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, ठीक है। अभी बात क्या है कि एक एम्प्लॉय है जो हमेशा 500 से ज़्यादा ला रहा है, कभी 600, कभी 700, कभी 1000, कभी 550, मतलब हमेशा टारगेट के ऊपर कर रहा है। तो एक बॉस ने क्या किया, जो एम्प्लॉयर होता है उसने क्या किया, उसको टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया, एक ट्रॉफी दिया, ठीक है। और ट्रॉफी के साथ साथ हमेशा उसको बोनस देते हैं हर एक मंथ एंड के बाद। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय तो खुद तो मोटिवेट होगा ही कि मैं और करना चाहूँगा। ऑफकोर्स कभी किसी को अगर हम लोग अवार्ड देते हैं या फिर बोनस देते हैं, जहाँ पे पैसा, जो तुम लोग जिस चीज़ के लिए तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो ये जो पैसा इन्वॉल्व है ना, इससे क्या होता है कि हम लोग और चाहते हैं कि इस काम को और अच्छे से करें, राइट। और बाकी जो लोग होंगे जो 490, 210, 360 में पड़ा हुआ है,
तो वो लोग भी सोचेंगे अरे 500 का टारगेट करते हैं, हम लोग को भी बोनस मिलेगा। तो यही चीज़ होता है हम लोग का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत नॉर्मल एग्जांपल रखा है सो दैट आप लोग को आसानी से समझ में आए, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है आप लोग का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, देखो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स रिमूविंग एन अनप्लीजेंट कंडीशन व्हेन ए डिजायर्ड बिहेवियर ऑकर्स which increases the likelihood of that behavior being repeated। मतलब हम लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, एक बिहेवियर, ठीक है, कोई भी चीज़ जो अनप्लीजेंट है, ठीक है, एक वर्किंग कंडीशन में कोई चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम दे रहा है, एक एम्प्लॉय को प्रॉब्लम दे रहा है, तो एक एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको ही रिमूव कर देगा सो दैट उसका बिहेवियर और अच्छा हो। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो, एम्प्लॉइज हु कंसिस्टेंटली कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम are given the option to leave early on Fridays. This removal of the full day work requirement serves as a motivator for timely completion of tasks। इसका मतलब क्या है कि हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या बोलता है कि सपोज एक एग्जांपल जो मैंने अभी आप लोग को बोला है, इसका मतलब क्या है, सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉई टाइम के पहले ही काम को ख़त्म कर देता है, तो उसको हम लोग फ्राइडे में घर में जल्दी जाने देंगे। हम लोग कोई अवार्ड नहीं दे रहे, हम लोग इनको कोई पैसा नहीं दे रहे, हम लोग क्या करते हैं, एक अनडिजायरेबल जो एक चीज़ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक रूल बना हुआ है, उसको ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। नॉर्मली हम लोग का क्या होता है कि आपको 9 to 5 जॉब हर दिन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन कोई एक एम्प्लॉई है जो हमेशा टारगेट रीच कर रहा है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि हमेशा टाइमली काम कर रहा है, तो उसका जो एक अनडिजायरेबल प्रॉब्लम है, तो उसका जो एक अनडिजायरेबल जो एक चीज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अनप्लीजेंट कंडीशन बोल सकते हो कि 9 to 5 बैठना पड़ता है, उसका काम हो गया फिर भी उसको बैठना पड़ता है, राइट। एक बर्डन रहता है ना कि तुम्हारा काम हो गया, तुमको कुछ करने का नहीं, ऐसे ही बैठ के रहो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वो लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ को रिमूव ही कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक अनप्लीजेंट कंडीशन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, सो दैट क्या हो सकता है कि वो लोग और अच्छे से काम करें। इससे देखो नेगेटिव हो, ये चीज़ नेगेटिव है कि हम लोग ने अपने रूल्स को तोड़ा, हम लोग ने एक अलग सा एक चीज़ कर दिया, लेकिन ये चीज़ से भी क्या होगा, हम लोग का ग्रोथ होगा। पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही चीज़ से क्या होता है, हम लोग का रीइंफोर्समेंट होता है। याद रखना, तो दोनों ही चीज़ से क्या होता है, हम लोग का बिहेवियर जो होता है इंक्रीज होता है। दोनों ही जगह पे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, चाहता है कि ये चीज़ को, ये काम को वो बार बार करे। देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या था, उसको रिवार्ड मिलता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो बार बार उस चीज़ को करे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में भी ऐसा ही है कि वो चाहेगा कि अगर मैं टाइमली ख़त्म करूँगा तो मुझे फ्राइडे में लीव मिलेगा, तो मैं ये काम को और करता रहता हूँ, मेरे लिए तो रूल्स आसानी हो जाएगा। हो सकता है अगर तुम टाइमली काम करो, तुमको बोलेंगे कि ठीक है तुम एक डे लीव ले लो, ठीक है, तुम्हारा पैसा नहीं काटेंगे। मतलब बहुत सारे चीज़ें उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। के बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मैनेजर लोग जो यूज़ करते हैं मोटिवेशन के लिए, वो होता है पनिशमेंट। एक्चुअली ये लोग जो है ना मोटिवेशन, ये जो मोटिवेशन के जो थ्योरिस्ट हैं, ये जो मैनेजर जो ये लोग थ्योरीज को डेवलप करते हैं, ये लोग हमारे मम्मी से बहुत इंस्पायर होते हैं शायद, ठीक है, मम्मी या फिर पापा भी बोल सकते हो। देखो पनिशमेंट का मतलब क्या है, मैंने क्यों बोला, देखो पनिशमेंट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एन unpleasant consequence after an undesired behavior which decreases the likelihood of that behavior being repeated। इसका मतलब क्या है, देखो ठीक है, कि अगर आप लोग कोई एक अनडिजायर्ड बिहेवियर करते हो, मैंने क्या बोला, डिजायर्ड नहीं, क्या बोला, अनडिजायर्ड बिहेवियर, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, इसके लिए आप लोग को एक क्या होगा, आपके लिए एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस दिया जाएगा। सपोज आप लोग को टारगेट दिया गया था, मैंने क्या बोला था, आपको 500 कस्टमर्स आपको लाने थे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन आप लोग ने क्या किया, 400 लाया, 300 लाया, तो उसके लिए क्या किया गया, आपके सैलरी को काटा गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको एक क्या किया गया, एक अनप्लीजेंट कंडीशन दिया गया या फिर अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ रहा है। अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली नहीं आते हो, जिसने टाइम के लिए बोला था कि आपको अवार्ड मिलता है, अगर सपोज आप लोग टाइम पे नहीं आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हर एक 5 मिनट पे आपका सैलरी डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में डर रहता है कि अगर मैं टाइमली नहीं करूँगा, ठीक है, काम पे नहीं आऊँगा, या फिर मैं अपना सेल्स टारगेट को रीच नहीं करूँगा, तो मुझे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो ये भी चीज़ क्या होता है, पनिशमेंट के डर से भी हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को ले लेते हैं। जैसे घर में अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो मम्मी पापा बचपन में बहुत मारते थे, अभी तो देखो 21st सेंचुरी में बहुत अलग चीज़ हो गया है, लेकिन हमारे टाइम में अगर हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है, शाम के टाइम में, तो हमारा बहुत धुलाई होता था, ठीक है, धुलाई होता था।
क्योंकि शाम का टाइम मतलब पढ़ाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे एक यूनिवर्सल नेचर हो गया था, ठीक है, घर घर की कहानी हो गया था, ठीक है। अभी बात ये है कि ये जो पनिशमेंट है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है कि एन एम्प्लॉई हु फ्रीक्वेंटली अराइव्स लेट रिसीव्स ए written warning from their supervisor. These negative consequences results that the employees are not being late in future. इसका मतलब क्या है, ये रिटर्न वार्निंग दे दिए कि आप लेट आ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, आपको टाइमली आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको बहुत सारे और एग्जांपल है, इतना टाइम हम लोग के पास है नहीं, तो और एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप लोग सेल्स टारगेट को रीच नहीं करते हो तो आपका प्रमोशन कभी नहीं होगा या फिर आपका सैलरी डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होता है, एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। एक मैनेजर हमेशा ये टूल अप्लाई करता ही करता है, ठीक है। पनिशमेंट तो हर जगह पे होगा ही, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सटेंशन, ये बहुत थोड़ा सा फनी भी लगता है मुझे। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले मीनिंग को समझते हैं। एक्सटेंशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट इज मेंटेनिंग एन अनडिजायर्ड बिहेवियर विच इवेंचुअली लीड्स टू द डिक्रीज ऑफ दैट बिहेवियर। एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। देखो, इफ एन एम्प्लॉई frequently interrupts meetings with off-topic comments to get attention, colleagues and supervisors stop responding to these interruptions. Over the time, the lack of attention reduces the employee's disruptive behavior. Suppose क्या है, हमारे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता है, कोई एक दो इंसान होता है ना जो आंधो कुछ भी बात बोलता है, ऑफ द टॉपिक बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बात करें सेल्स टारगेट रीच करना है वगैरह वगैरह, वो बोलता है कि सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग के वॉल का कलर पिंक कलर से ज़्यादा ब्लैक होता तो अच्छा होता, तो उससे हम लोग फोकस रहते। क्या ये नेसेसरी है, ठीक है। मतलब कुछ भी नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या होता है, कुछ कुछ नॉनसेंस चीज़ बकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, हम लोग डायरेक्टली उन लोग को तो पनिशमेंट नहीं दे सकते ना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उनके बात को इग्नोर ही करता है। वो लोग बोल रहे हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो ये सब नॉनसेंस चीज़ बक रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम ये बिलीव हो जाएगा कि इसका बात का कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ को वो खुद से ही रिमूव कर देगा, ठीक है। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सपोज एक एम्प्लॉय है जो हमेशा क्या करता है, छोटा मोटा कंप्लेन हमेशा लेके आता है कि ये प्रॉब्लम है सर, ये कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आ रहा है जो ईजिली सॉल्व हो सकता है, मैनेजर के पास हमेशा लेके आता है। तो मैनेजर ने टाइमली उसको क्या किया कि उसने उसको बताना ही बोल दिया। मतलब उसके बात को, अगर सपोज वो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, तो वो टाइम टू टाइम उस एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाएगा कि मैनेजर उसको इग्नोर कर रहा है, वो कंप्लेन बार बार लेके फ्यूचर में नहीं आएगा। यही चीज़ का मतलब होता है एक्सटिंक्शन, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमको पता है कि ये जो छोटा मोटा काम या फिर जो डिसरप्टिव बिहेवियर है, ठीक है, या फिर हम लोग का ये जो नॉनसेंस बकते हैं जो हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर हम लोग उनको इग्नोर करते रहेंगे तो इजीली क्या होगा, ये एट द एंड ऑफ द डे वो हम लोग के लिए एक एक्सटेंशन का काम करेगा और एट द एंड हम लोग के लिए एक मोटिवेशन का मेथड भी बन जाएगा। तो आई होप आपको एक्सटेंशन भी समझ में आया है। ये जो एग्जांपल मैंने बोला था, आपको ये ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या है, एन एम्प्लॉय हु फ्रीक्वेंटली कंप्लेन्स अबाउट माइनर इश्यूज is ignored by their managers. Over the time, the employee stops complaining because they no longer receive attention for their complaints. ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को ये जो चारों मेथड है आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। By understanding and applying these types of reinforcement appropriately, organization can shape and encourage desirable behaviors while reducing unwanted behaviors among the employees. I hope आपको ये सब चीज़ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी बात ये है कि ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है हम लोग का, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है। हम लोग को तो समझ में आ गया कि हम लोग मोटिवेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कुछ कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है, ठीक है। तो वो उसका क्रिटिसिज्म क्या है हम लोग अभी समझने वाले हैं। देखो पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इग्नोर्स द इनर फीलिंग्स एंड ड्राइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज़ का इनर फीलिंग्स क्या है, ठीक है, या फिर उसका ड्राइव्स क्या है, वो हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो वो बिहेवियर कर रहा है, वो जो बिहेवियर करने के साथ साथ उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतना पड़ेगा, वही चीज़ उसको मोटिवेट या डिमोटिवेट करता है, हम लोग को समझ में आया। लेकिन एक इंसान का जो इनर फीलिंग्स है, उस चीज़ को तो हम लोग इग्नोर करें।
उसको मन है या नहीं, उसको ये काम पसंद आ रहा है या नहीं, या फिर वो उस चीज़ के लिए, उस जॉब के लिए सूटेबल है भी या नहीं, वो हमको नहीं पता। तो ये चीज़ क्या होता है, हम लोग उसके इनर फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और एक क्रिटिसिज्म लेते हैं, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। देखो क्या है, दिस थ्योरी फोकसेस टोटली ऑन व्हाट हैपन्स टू एन इंडिविजुअल व्हेन ही टेक्स सम एक्शन, ठीक है। Thus, according to Skinner, the external environment of the organization must be designed effectively and positively so as to motivate the employee, ठीक है। ये एक एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है कि हम लोग ये बिहेवियर करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा, लेकिन हम लोग के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उस चीज़ को भी वो बहुत सारी चीज़ों को वो इग्नोर करता है। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस जो पीपीटी, ये जो पीपीटी से मैंने आप लोग को समझाया है, इसका पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे मैं दे दूंगा, और इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया है। इसके थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप के थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज का, मोटिवेशन का या फिर लीडरशिप का मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दिया है। तो आई होप वहाँ से भी आप लोग नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और ऑफ कोर्स आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।